अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल लाहौर में पीडीएम का आखिरी जलसा होगा और इसके बाद पीडीएम की तहरीक अगले फेज में दाखिल हो जाएगी। इस जलसे के हवाले से मरियम नवाज पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि अब आर या पार होगा। हुकूमत की शिकस्त हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। अहम सवाल यह है कि क्या एक पावर शो करने में अपोजिशन कल कामयाब हो जाएगी, और दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या इस जलसे में कोई बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब होगा और इस्तीफे रेलेवेंट असेंबली के स्पीकर्स को कब दिए जाएंगे। तमाम लोगों की निगाहें इस पर होगी कि ऐलान क्या होता है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या अब तक अपने आखिरी जलसा पहुंचने तक पीडीएम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर चुकी है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब। लेकिन उससे पहले हम इस वक्त जलसा गाह जाएंगे और वहां पर क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अदनान मलिक, अदनान बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जलसा गाह पर आप मौजूद हैं, जरा बताइएगा कि माहौल क्या है, क्या ऑपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है और क्या हुकूमत ने किसी किस्म की रुकावटें खड़ी की हैं? जी, मैं इस वक्त मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और आज उसी जगह सियासी जमात जो 11 जमातों का मजमूआ है पीडीएम, वो यहाँ जलसा करने जा रही है। हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान किया जा चुका है कि उन्होंने कोरोना वायरस के नज़र ख़तरे के पेश नज़र यहाँ पर इजाज़त जलसे की नहीं दी। ताहम यहाँ पर पीडीएम की जमातों के तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन जलसा गाह में इंतज़ामात का जायज़ा भी ले रहे हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो कुर्सियाँ थीं वो अपने ख़रीद कर यहाँ पे लाए हैं। इस पंडाल में लाइटिंग का इंतज़ाम किया है, उसके बाद लाउड स्पीकर वगैरह का इंतज़ाम किया है और तमाम लोग जो हैं वो आलमोस्ट यहाँ पे जो JUIF के हैं, ज़मान अचकज़ई बलूचिस्तान से जो पार्टी है उनके लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो रात भर यहीं रहेंगे ताकि उनकी कोई कुर्सियाँ कोई पुलिस वगैरह उठा के ना ले जाए। वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। 3 मुख्तलिफ गेट्स बनाए गए हैं। गेट नंबर 3 VVIP के लिए और कायदीन के लिए है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन हैं। गेट नंबर 1 जो है बादशाही मस्जिद के साथ, वहाँ पे ख़वातीन की एंट्री है। और लेडी विलिंगटन की साइड पे जो नियाजी चौक की तरफ गेट है, वहाँ से अवाम की एंट्री है जलसा गाह में। कुर्सियों का फासला अगरचे ज़्यादा रखा गया है, कुर्सियों की तादाद ज़्यादा नहीं है, ताहम कारकुन जो है वो जोशो जज्बे के साथ वो भी यहाँ मौजूद है। शुक्रिया। और उनका ये कह जलसा गाह से और कह रहे थे कि कुर्सियां लगा दी गई हैं, गेट की तफसीलात भी उन्होंने बताई और कोई ऐसी रुकावटें नहीं खड़ी की गई हैं और अपनी सिक्योरिटी भी JUIF की वहां पर मौजूद है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये आखिरी जलसा है इस तहरीक का, इसके बाद अगले फेज में इस तहरीक ने दाखिल हो जाना है। आपको क्या लगता है, जैसे मरियम ने कहा था कि अब आर या पार होगा, हुकूमत की शिकस्त हो चुकी है, बस ऐलान करना बाकी है, तो कल ऑपोजिशन क्या एक पावरफुल शो करने में कामयाब हो जाएगी और क्या एक्सपेक्टेड है कि जो आगे का लाए अमल है उस हवाले से भी कल कोई बात होगी? देखिए शहजाद साहब, जो मीनार पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी बड़ी अहमियत है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जलसा करना, यहाँ पे क्राउड इकट्ठा करना, ये काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन जब कोई मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड को भर देता है तो उसके बाद वो अपने सियासी मकासद हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसकी जो एक सियासी हैसियत है ना, वो बड़ी मुस्तहकम हो जाती है। लिहाजा इस लिहाज से जो कल 13 दिसंबर का जलसा है, ये बड़ा अहम है और इसीलिए इस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ा उसने जोर लगाया और काफी दिनों से यहाँ पे रैलियां हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। तो इस वक्त अंदरून शहर जो है लाहौर का, वहां पर 2-3 दिन से बहुत एक्टिविटी देखने में आ रही है और मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। साथ ही साथ गुजरावाला का जलसा जो था और जो मुल्तान का जलसा था, उसकी निस्बत यहाँ पर इस दफा हुकूमत ने कोई रुकावटें खड़ी नहीं की हैं, कोई कंटेनर नहीं लगाए हैं, रास्ते भी बंद नहीं किए हैं, लेकिन मुकदमात बहुत बड़ी तादाद में दर्ज हो रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं ना, इससे बड़ा फायदा हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो बूम मिला है ना कल के जलसे को, वो एक इमरान खान साहब का अपना ही फैसला है, जिससे लाहौर शहर में ना मुझे एक बड़ी थ्रिल सा नजर आ रहा है।
लोग कहते हैं जी जलसे को रोकने के लिए इमरान खान ने शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया। अच्छा। और अब ऐसा लग रहा है कि उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं है बल्कि शेख रशीद से है। तो ये जो इस तरह की जो हुकूमत ने जो काम किए हैं ना, इससे कल के जलसे का काफी एक माहौल बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि कल एक बड़ा जलसा होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक पावरफुल शो कर दिया मीनार पाकिस्तान पे किसी भी सियासी जमात ने, तो उसकी एक सियासी हैसियत जरूर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे सियासी मकसद पूरा हो या ना हो। लेकिन अब तक जो तहरीक रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिससे हुकूमत कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने जलसे करने कर ले, क्या ऑपोजिशन अपना जो हदफ है उसको हासिल करने में अब तक कामयाब रही है? देखिए, कल इनका 13 दिसंबर को जलसा है और इसके बाद इस जलसे में ये बहुत से ऐलानात करेंगे, लॉन्ग मार्च की डेट भी दे सकते हैं और ये जनवरी का जो तीसरा हफ्ता होगा उसमें ये लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के लिए ये बड़े कमिटेड हैं। तो बड़ी जो है ना ये कल का जो जलसा है, इसके बाद एक बज़ाहिर लंबा गैप आएगा, तकरीबन 40-45 दिन का गैप आएगा। इस दौरान में पीडीएम को बड़ा जलसा नहीं करेगी, लेकिन ये 40-45 दिन जो है इसमें पीडीएम ने बहुत सी एक्टिविटीज करनी है और वो एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ सड़कों पे नहीं होंगी, वो पार्लियामेंट के अंदर भी होंगी, पार्लियामेंट से बाहर भी होंगी, हो सकता है आपको अदालतों में भी कोई एक्टिविटी नजर आए। तो पीडीएम वाले जो हैं वो आजकल मीडिया को अपनी पूरी प्लानिंग बताते नहीं है कोई भी, और इन्होंने काफी एक अपना प्लान बनाया हुआ है कि इन्होंने अगले एक महीने में और 6 हफ्तों में क्या करना है, लेकिन ये मीडिया से उसको शेयर नहीं करते क्योंकि उनका एक ख्याल है कि इससे उनको सियासी तौर पे नुकसान होगा। तो हो सकता है कल ये बहुत से अहम ऐलानात करें और इनके एतमाद की जो वजह है वो तो शायद आपको भी पता होगी, लेकिन एतमाद इनमें बहुत नजर आ रहा है और इनका ये ख्याल है कि बस जनवरी से आगे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। अच्छा मीर साहब, ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता पीडीएम की जानिब से मीडिया को, लेकिन आप अहम मालूमात निकाल लेते हैं, तो उस मालूमात और अपने तज्जिए की रोशनी में ये बताइएगा कि ये 40 से 45 दिन का गैप क्यों है? क्यों पहले अपने पार्टी लीडर्स को इस्तीफा दिया जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा जनवरी के आखिर में, फिर कहीं जाके इस्तीफे दिए जाएंगे स्पीकर को? ऑपोजिशन को तो ताने पड़े हुकूमत की जानिब से कि आप अगले घंटे लेके आ जाइए इस्तीफे स्पीकर साहब के पास, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इतना गैप दिया क्यों है 40-45 दिन का ऑपोजिशन ने? पीडीएम की जो लीडरशिप है ये बिहाइंड द सीन बहुत से इनकी जोड़ तोड़ चल रही है। इन्होंने हुकूमत के बहुत से लोगों के साथ, यानी कि पीटीआई के कुछ लोग जो है उनके साथ, पीटीआई के इत्तेहादियों के साथ इनकी मेल मुलाकातें चल रही हैं, कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। फिर इस्तीफे जो है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये जब 3-4 हफ्ते खत्म होंगे और ये लॉन्ग मार्च के साथ जब पहुंचेंगे इस्लामाबाद में तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा एक डिसेप्टिव उसका एटीट्यूड नजर आ रहा है क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक्स हैं, लेकिन अंदर की खबर मेरी यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी तरह मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के साथ ऑन बोर्ड हैं और ये जो एक तासुर है हमारा कि जी वो पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेगी और पीपल्स पार्टी जो है वो तो इस्तीफे देगी नहीं, तो इस पर जो कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं पीपल्स पार्टी के उनसे भी मेरी बात हुई है, वो सारे के सारे जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और उन सब का प्रॉब्लम वही है जो इस वक्त नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का है। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपना प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ खुल के बयान कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी खुल के बयान नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के बाद वो भी खुलकर बयान करे। तो लिहाजा ये सारे ऑन बोर्ड है, इन्होंने इस्तीफे बवक्ते जरूरत इन्होंने इस्तीफे भी दे देने हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि ये इन हाउस चेंज की कोशिश भी करेंगे और इसके लिए भी एक पैरेलल एफर्ट चल रही है, लेकिन ये मीडिया पे उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन मीर साहब, क्या को इस बात का खदशा है कि अगर हमने इस्तीफे दिए और हुकूमत बाय इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि कल की मीटिंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब ने यह कहा था कि अगर हुकूमत ने बाय इलेक्शन करवा लिए तो कहीं 1985 वाला हाल ना हो जब हमने बायकॉट किया था इलेक्शंस का और उसके बाद एक नई सियासी इंडक्शन हुई, नए सियासी लोग आ गए और वो जगह उन्होंने आके पुर की। फिर हुकूमत की जानिब से भी सुनने में आ रहा है कि स्पीकर की एक स्ट्रैटेजी है कि अगर इस्तीफे आते भी हैं तो वो तमाम इस्तीफों को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करेंगे ताकि एक साथ बाय इलेक्शन ना करवाने पड़े और वो बाय इलेक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता हो। तो क्या इस बात का खदशा है? ऑपोजिशन इस पर गौर कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाय इलेक्शन करवाने में हुकूमत कामयाब हो जाए?
इनकी जिन तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और उनके इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत चल रही है इस्तीफों के हवाले से। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि इस्तीफे जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली में तो नहीं ना देने उन्होंने, सिर्फ सिंध असम्बली में तो नहीं देने, सिर्फ बलोचिस्तान में तो नहीं ना देने, खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं, पंजाब में भी तो देने हैं ना। तो पंजाब असम्बली में एक स्पीकर साहब है और उनका नाम है चौधरी परवेज लाई साहब। तो अगर कोई ये समझता है कि चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस्तीफे अगर अपोजिशन ने दे दिए तो चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो अपने एक तरीकाकार के मुताबिक चलेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में एक एक्सरसाइज भी की है कि अगर मेरे पास इस्तीफा आता है तो उस इस्तीफे को मैंने कैसे कबूल करना है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, मेंबर को बुलाना है, उससे क्या बातचीत की, ये एक लंबी एक्सरसाइज होगी। तो ये बिल्कुल आप ना समझें कि इस्तीफे स्पीकर के पास जाएंगे तो स्पीकर फौरन कबूल कर लेगा और फौरन बाई इलेक्शन हो जाएगा। सबसे अहम बात जो आपको नहीं बताई जा रही, जो मीडिया जिसपे खुद भी उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 5 हल्के खाली हैं, वहां पर बाई इलेक्शन नहीं हो रहा। 5 हल्कों में बाई इलेक्शन नहीं करवा सक रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 150 से ज्यादा हल्कों में कैसे करवाएंगे? और फिर उसमें यह भी होगा कि जहां पर पीटीआई का अपना स्पीकर होगा वो इस्तीफे कबूल कर लेगा, जहां पे परवेज लाई साहब होंगे या जहां पे सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का अपना स्पीकर होगा, वहां पर वो थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, कुछ डिले कर देंगे। तो ये एक तरह से नहीं होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ये इस्तीफे सबसे आखिरी ऑप्शन है, ये बहुत एंड में आएगा। सही, आज आप मेरी बात लिख के अपनी जेब में डाल लें, दोबारा मेरे से बात कर लीजिएगा बशर्ते जिंदगी कि ये जो 40-45 दिन होंगे अगले, इसमें ऐसे बहुत से वाकयात ज़हूर पजीर होंगे कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या अब तक जो हिकमत अमली रही है हुकूमत की और जो बयानात हुकूमती वुज़रा की जानिब से सामने आ रहे हैं, क्या वो फ़ायदेमंद साबित हुए हैं या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 11 ऑपोजिशन जमातों की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही है। पीडीएम अब तक मुल्क के 5 बड़े शहरों में जलसे कर चुकी है और अब सारी नजरें लाहौर के पावर शो पर हैं, जिसे ऑपोजिशन हुकूमत के लिए फैसला कुन करार दे रही है। ऑपोजिशन जमातें इस वक्त मुश्तइल हैं। 31 दिसंबर तक सूबाई और कौमी असम्बलियों से इस्तीफे जमा करवाने का ऐलान हो चुका है। 13 दिसंबर के जलसे के बाद मुल्क गिर मुजाहरों और पहिया जाम हड़तालों की बातें हो रही हैं। पीडीएम आर या पार के दावे कर रही है और इस सब की वजह से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत इंतहा को पहुंच चुका है। इस सियासी कशमकश में होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत इस गर्मा गर्मी को डिफ्यूज करती, ऑपोजिशन जमातों को ठंडा करने की कोशिश की जाती, क्योंकि एहतजाजी सियासत ऑपोजिशन को सूट करती है, मगर हुकूमत को सियासी इस्तेकाम की कोशिश करनी चाहिए। मगर हो यह रहा है कि हुकूमती रहनुमा ऑपोजिशन जमातों को मजीद उकसा रहे हैं, ऑपोजिशन की हिकमत अमली पर ताने कसे जा रहे हैं, ऑपोजिशन को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। हुकूमत इस गैर संजीदा रवैये की वजह से मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चुकी है और अब ऑपोजिशन हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। जब से पीडीएम का आगाज हुआ है उसके बाद से हुकूमत इस तहरीक को डिस्क्रेडिट करने के लिए गैर संजीदा बयानात से काम ले रही है। जब पीडीएम ने जलसों का आगाज किया तो वुज़रा की तरफ से ताने कसे गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी जलसे के लिए एक शादी हॉल भी नहीं भर सकते। जब हुकूमत से सवाल हुआ कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को हल क्यों नहीं किया जाता, तो हुकूमत का यही जवाब रहा कि ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और अब जब ऑपोजिशन की तहरीक का क्लाइमेक्स करीब आता जा रहा है, इस वक्त भी हुकूमत की गैर संजीदा बयानात का सिलसिला जारी है। पीडीएम को गैर मुल्की साजिश करार दिया जा रहा है। पीडीएम रहनुमाओं पर दुश्मन एजेंसियों से रवाबित का इल्जाम लगाया जा रहा है और ताने दिए जा रहे हैं कि ऑपोजिशन मुस्ताफी होना चाहती है तो मीडिया पर इस्तीफे ना दे, बल्कि सीधा स्पीकर को इस्तीफे जमा करवाए और ये ड्रामा खत्म करे। आपने सुना कि कैसे अपने बयानात से हुकूमत ऑपोजिशन को मजीद इश्तियाल दिला रही है। आम लफ्जों में कहा जाए तो हुकूमत ऑपोजिशन को बहुत हल्का ले रही है। हो सकता है कि हल्का लेने की वजह यह हो कि हुकूमत ऑपोजिशन की तहरीक और इस्तीफों की धमकी को खतरा नहीं समझती, मगर यहाँ मामला सिर्फ हुकूमत की बका का नहीं है बल्कि मुल्की सियासी और माशी इस्तेकाम का है। ऑपोजिशन सड़कों पर होगी तो कोरोना की लहर मजीद मजबूत होगी और बात अगर धरनों और पहिया जाम तक पहुंचती है, हड़ताल तक पहुंचती है, तो मुल्क की मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर होगी। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत मामले की हसासियत को समझे और इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए ऑपोजिशन की इस तहरीक को संजीदा ले।
यहाँ तहरीक इंसाफ को खुद अपने तजर्बे से सीखना चाहिए। 2014 में जब इमरान खान ने धरना देने की तैयारी कर रहे थे और बार बार हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे थे, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने पीटीआई को संजीदा नहीं लिया था। इमरान खान इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए 4 हल्के खोलने का मुतालबा कर रहे थे, मगर उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को नजरअंदाज करती रही। और फिर आज़ादी मार्च से सिर्फ 2 रोज पहले नवाज शरीफ को अपोजिशन का ख्याल आया और धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने का ऐलान किया गया था, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, पानी सर से गुजर चुका था और इमरान खान ने यह कहकर हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था कि अब कमीशन का वक्त गुजर गया है, पहले वजीर आजम का इस्तीफा लेंगे, उसके बाद ही जुडिशल कमीशन कबूल करेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ ने पेशकश करने में देर कर दी थी और आज पीडीएम भी अपने मौक़िफ़ पर सख्त से सख्त होती जा रही है। तो क्या वजीर आजम इमरान खान भी इंतजार करेंगे कि ऑपोजिशन को उस वक्त मुज़ाकरात की गैर मशरूत दावत दी जाए जब पानी सर से गुजर चुका हो? वजीर आजम साहब, आप ऑपोजिशन को बेशक एनआरओ ना दें, लेकिन कम से कम ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की संजीदा पेशकश तो करें जो गैर मशरूत हो और उसमें तज़ीक का कोई पहलू ना हो। कल लाहौर में पीडीएम का आखिरी जलसा है। हुकूमत पीडीएम तहरीक से कैसे निपटेगी और अगर बात धरने तक पहुंच जाती है और मुल्क इंतशार का शिकार हुआ तो फिर क्या होगा? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज साहब ने। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शिबली साहब, हुकूमत का काम होता है कि सियासी इस्तेकाम को मेंटेन करे, माशी इस्तेकाम भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो बेहतर नहीं होता कि इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाती है? लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को और उकसाया जा रहा है कि वो और जज्बाती हो और ज्यादा सड़कों पर निकले। क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है स्ट्रेटजी आपकी? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है जिसमें कि वो अपना इकोनॉमिक और सोशल एजेंडे को लेके आगे चले। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको हम क्यों नहीं अपोजिशन के साथ कोई एक ऐसी रद्द-ए-अमल हमारा नहीं है जो कि ये देखें, बात ये है कि जब आपको कोई भी चीज करनी होती है तो उसका ये देखना होता है कि उसके लिए क्या कीमत आप पे कर रहे हैं। अगर कीमत ये है कि इस मुल्क की जितना भी जो माजी में जो भी एक लूट खसूट का और एक मिसमैनेजमेंट का एक मुल्क को बिल्कुल पीछे ले जाने का जो एक प्रोसेस था, जो कि एक चंद सिलेक्टेड फैमिलीज थी जो कि इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही थी, अगर उनकी ब्लैकमेलिंग में हम आ जाएं तो फिर हमारी लीडर के उस 22 साल जदोजहद, हमारी पार्टी के वो वर्कर्स जो कि पिछले 22 साल से इस सबर आजमा सफर पे लगे रहे, तो फिर तो मतलब है कि आपकी कॉज सिर्फ ये है कि हुकूमत को बचाना है। हम हुकूमत को नहीं बचाने की बात कर रहे, हम मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं। और हम हर उस किस्म के लोग जिन्होंने कि इस मुल्क को की जो मुआशी, जो अखलाकी, जो समाजी तबाही के जिम्मेदार हैं, उनके साथ जो है तो हमने अपने एक खास फ्रेमवर्क में उनके साथ हमने काम करना है। और वो क्या है? वो है कि पार्लियामेंट में जो भी बहस हुई, जो भी बातचीत होगी, वो पार्लियामेंट में होगी, क्योंकि वही एक इदारा है जिसको कि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक हासिल है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर कोई अपोजिशन पार्टीज अपने लीडरान को बचाने के लिए सारी उनकी जो हिकमत अमली है उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, इसलिए हुकूमत के पास फिर बहुत कम मार्जिन रह जाता है। देखिए ना शिबली फराज साहब, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि शायद आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को इसलिए समझते हैं कि आप समझते हैं हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। मसला हुकूमत के जाने का नहीं है, मसला ये कि मुल्क चलना चाहिए, मईशत चलनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप सड़कों पर निकलने से इनको रोकें। और सड़कों पर निकलने से कैसे रोकेंगे? ऐसे तो नहीं रोक सकेंगे अगर आप कहेंगे कि आप तो शादी हॉल नहीं भर सकते और आप इस्तीफे कल की बजाय आज दें, इस तरह तो नहीं रोक सकते। आप तो मुज़ाकरात करके रोकेंगे ना उनसे। देखिए मेरी बात सुने शहजाद, देखिए ये बातें चलती रहती है, ये सियासी बयानबाजी ये चलती रहती है, बात इसको छोड़ दें आप, ये इतनी अहम बातें नहीं है। अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि मुल्क इस वक्त बावजूद जो मुआशी हालात जिसको कि हमारी हुकूमत ने 2.5 साल पहले हमें विरसे में मिली थी, उसको हम कहां पे आके लेके आए हैं। नंबर 2, आया हमारी इकोनॉमी जो कि कोविड की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जो है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आज आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स पे है, आपकी जो तरसीलात हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, आपकी जो
प्राइसेस हैं चीजों की, शिबली साहब, ये एक तवील बहस हो जाएगी, ये एक तवील बहस हो जाएगी। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दे दीजिए इसका। बात करने देते नहीं है तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी का एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बहस में जाएंगे, वो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका एक एतराज रहा है कि जब भी हम बातचीत करने बैठते हैं तो ऑपोजिशन एनआरओ मांगती है। लेकिन देखें, अब तो एक मामला अलग है, वो फैटफ का मामला तो पीछे रह गया ना। अब अगर ये सड़कों पे निकलने की बात कर रहे हैं, इस्तीफा देने की बात करें, तो आप एक गैर मशरूत डायलॉग का आगाज तो करें, और दोबारा अगर ये कोई अपने लिए एनआरओ मांगते हैं तो आप एक्सपोज कीजिए, लेकिन बैठे तो सही गैर मशरूत तौर पे बात तो स्टार्ट करें। हमने इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया था, उसके बाद जो लास्ट नेशनल असेंबली का इजलास हुआ था, उसमें बड़ी क्लियरली कहा था कि हम हर चीज पे ऑपोजिशन के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन केसेस पे बात करने को तैयार नहीं है, उस पर रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसका सीक्वेंस देखें ना, वो क्यों कहा था कि जब फैटफ में 2 साल तक ऑपोजिशन बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही, कभी प्रोटेक्शन ऑर्डर असेंबली को चलने नहीं दिया इन्होंने। नंबर 1, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि इन्होंने जो इनके इलेक्शन पिटीशंस हों वो इन्होंने उसको सीरियसली परसू किया हो। और बाय द वे वो हमारी सबसे ज्यादा थी, ये दोनों पार्टीज मिलकर भी उनकी इतनी इलेक्शन पिटीशन नहीं थी। कितने हल्के थे? 30 हल्के थे हमारे, जिसमें हमने 50 वोट से लेकर 2500 वोट के डिफरेंस से हमने शिकस्त खाई है। अब बनता तो ये है कि हम कहें, लेकिन बगैर किसी लीगल, हमने जब तहरीक चलाई थी, नंबर 1 हमारा एक बड़ा ही सॉलिड इखलाकी बुनियाद थी हमारी तहरीक की। नंबर 1 क्योंकि हमारा लीडर बिल्कुल अनब्लेमिश था, और उसकी जो जदोजहद थी वो इसी पे थी कि हमने इस मुल्क को एक ट्रांसपेरेंट। शिबली साहब, अब मुझे अगर सवाल करने का मौका दें, देखें आप लोग ये टीवी पे आके कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाज़ाब्ता कोई आपने राब्ता किया है कि तमाम इशूज पे बात करेंगे, और फिर अगर एनआरओ की बात आती है तो अपनी पोजीशन आप उनके सामने वाजे कर चुके हैं। देखिए, मैंने मिसाल भी दी है, 2014 में इमरान खान साहब ने जलसे किए, बार बार अल्टीमेटम देते रहे, नवाज शरीफ साहब ने कुछ उनको नजरअंदाज किया मुकम्मल तौर पे। 2 दिन पहले उन्होंने आजादी मार्च से पहले कमीशन बनाने का ऐलान किया, इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा अब तो हम निकलेंगे। तो आप चाहते हैं कि मामला वहां तक पहुंचे या उससे पहले मामला सुलझ जाए? नहीं, देखिए मैं समझता हूं, बिल्कुल आपका सवाल भी मैं समझ गया, और आपकी बहस में पहले जो हमें मीर के साथ हो रही थी वो भी मैं सुन रहा था, और आपकी बातें मैं सुन रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, और आप खुद भी ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो है कंप्रोमाइज होती है कि नहीं होती? जी बिल्कुल, जी ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि इसमें 2 सवाल आते हैं। नंबर 1, आया ऑपोजिशन कितनी गैर जिम्मेदारान, चाहे उनका कितना ही जेन्युइन क्लेम क्यों ना हो, जितना भी जेन्युइन क्लेम क्यों ना हो, समझे कि हम 10 में से 10 चीजों में हम गलत हैं, आया ये बनता है हुकूमत का, ऑपोजिशन का, कि इस जैसे हालात ऐसे जिसमें कि कोरोना एक इतना मोहलक बीमारी है, जिसमें कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स रोज मिलते रहते हैं, उसके बावजूद एक गैर जिम्मेदारी का, एक खुदगर्जी का मुजाहरा करे और वो अवाम को झोंके एक ऐसे माहौल में जिसमें कि इससे आपकी इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, लोगों की सेहत, अस्पताल आपके वो होंगे। इशू तो ये नहीं होना चाहिए कि जी हम इस पे कंप्रोमाइज करें। इशू इस वक्त बड़ा है, इस्तीफों से बड़ा इशू क्या है? वो ये है कि हम इस कोविड की जो सेकंड लहर है, इसको हम कामयाबी से, जिस तरह की हमने पहली वाली की थी, बिकॉज उस वक्त कोई जलसे साहब, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत ऑपोजिशन जलसे करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। वो निकलेंगे, कोरोना बढ़ेगा, वो निकलेंगे, मईशत को नुकसान होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत का तो काम होता है ना कि एक बड़े भाई का किरदार अदा करे, अपने ईगो को खत्म करके फिर बातचीत करे। अगर आप पहले ये कह देंगे देखिए इस पे बात नहीं होगी, मशरूत कर देंगे डायलॉग्स को, तो वो डायलॉग कभी नहीं शुरू होंगे। इसलिए सवाल मैं ये कर रहा हूं कि क्या आप कितना इंतजार करेंगे, जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, उसके बाद बातचीत का आगाज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक गैर इखलाकी जवाज हो किसी भी मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का अगर आप मेजॉरिटी पाकिस्तानी से पूछें तो वो कहेंगे, आप उनसे पूछें कि ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ भाई अपनी जाती मफादात, आपको समझ नहीं आ रही है। आप तो एक बड़े मंजे हुए एक जर्नलिस्ट हैं। इनकी जो बुनियादी मकसद है वो है हुकूमत पे प्रेशर डालना कि वो इनकी जो इन पे जो मुकदमात हैं उसमें इनको रिलीफ मिले। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है और कुछ एजेंडा नहीं है। अगर शिबली साहब, मेरी समझ या ना समझ से इसका ताल्लुक नहीं है, मैं बड़े अच्छी तरीके से समझ गया हूं आपका पॉइंट भी, ऑपोजिशन की तहरीक का भी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो सड़कों पे निकलने जा रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं।
मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आप उससे पहले कोशिश करेंगे कि उस लॉन्ग मार्च को रोके, या हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में है कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप धरना दें, आप इस्तीफे दें और उसके बाद जो भी क्योस होगा वो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ये आपकी पोजीशन है तो आप बैठे रहे, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कि क्योस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप देखिए, मेरी बातों को मिसकंस्ट्रू ना करें, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं और एक वजह दे रहा हूं। अगर एक बंदे आपके ऑफिस में एक बंदा हुल्लड़बाजी करने पे शुरू हो जाए जस्ट बिकॉज, तो आप कहेंगे जी उसके साथ मजाक करेंगे। उसके कुछ टीओआर्स होते हैं जो कि हम अवाम के सामने बैठ के बनाएंगे, अवाम को आगाह करेंगे। हम इसमें बिलीव नहीं करते कि हमारी कोई सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हो। हम ऐसे हालात में ना उसमें हमें मजबूरी है और ना हम ये समझते हैं कि ये जो अपोजिशन की जो इन्होंने शुरू की हुई है, तो हम इनको चाहते हैं ना कि ये खुद एक्सपोज हो जाए, क्योंकि इनका हो जाएंगे। इनके जलसों से आप इनके इस्तीफों से भी मरूब ना हो, ये वो वाली नहीं है। बस इसमें सारी कौम को पता चल गया है कि ये जाती मफाद के इर्द गिर्द ये घूम रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली, हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत के लिए आज एक अच्छी और एक बुरी खबर सामने आई है। आइंदा 2 से 3 सालों में तहरीक इंसाफ हुकूमत को माशी महाज पर तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मगर सियासी महाज पर हुकूमत को कोई खास खतरा नहीं है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने आज अपनी रिपोर्ट में यह पेशगोई की है कि ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर नहीं जाएगी। द इकोनॉमिस्ट का दावा है कि पाकिस्तान में कुछ हद तक तो सियासी इंतशार का खदशा रहेगा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मदद और ताउन से 2023 तक अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करेगी। जबकि ऑपोजिशन जमातें जिनके रहनुमा जेल में कैद हैं या जिन्हें तहकीकात का सामना है, वो ऑपोजिशन हुकूमत की बका के लिए बड़ा खतरा नहीं बन सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को ज्यादा सियासी खतरात तो नहीं है, मगर अगले साल माशी मुश्किलात का सामना जरूर रहेगा और अगले साल माशी इस्तेकाम बरकरार रखने की वजह से माशी तरक्की की रफ्तार सिर्फ 0.8% रहेगी, जबकि IMF प्रोग्राम 2021 के आगाज में शुरू हो जाएगा। यानी द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अगले 2-3 साल सियासी तौर पे तो इत्मीनान बख्श हैं, मगर माशी सतह पर हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 7 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि इस वायरस से तकरीबन 16 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। अमेरिका मुसलसल कोरोना वायरस का गढ़ बना हुआ है। अमेरिका की कई रियासतों में दोबारा लॉकडाउन आयद किया जा रहा है, जबकि कल अमेरिका में रिकॉर्ड अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है और कल पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 71 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि अब तक इससे 8000 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो चुके हैं। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि अब दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। बरतानिया, कनाडा और सऊदी अरब के बाद आज अमेरिका में भी फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। और बेशक कोरोना वायरस की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी है, मगर अब ज़रूरी यह है कि कोरोना वैक्सीन की फराहमी को हर अमीर और गरीब मुल्क में यकसा तौर पर यकीनी बनाया जाए और वैक्सीन सामने आने के बावजूद शहरी कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद जारी रखें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।